हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हम 15 दिसंबर की जो साइंस आई हुई थी ना, उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और चीज़ों को आंसर की आपका ओवरऑल जानेंगे। डीप डिस्कशन हमारा बाद में होगा ना। अभी आप मिलाइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। सो पहला क्वेश्चन आपका रीजन असर्शन से हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन रीजन असर्शन से है और कथन क्या है भाई यहाँ पे कि विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। और तर्क दे रहे हैं कि नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। तो बिल्कुल चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं और जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं फिर उन्हें रद्द करना ही पड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रीजन असोसिएशन सही है और प्रॉपर एक्सप्लेन भी वो कर रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए। पहला है पूछताछ एवं अन्वेषण कार्यों में विकसित विद्यार्थियों को संलग्न। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को कार्यों के मूल्यांकन के समय सही सही अथवा गलत उत्तरों का उजागर नहीं, ऐसा नहीं करते, तुरंत नहीं चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, भय मुक्त हो करके कार्य करने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। विद्यार्थियों को सभी पाठ्य पुस्तकों, खैर दो ही ऑप्शन चूज करने हैं तो सही और पॉजिटिव तो हमें मिल गए हैं, पहला और आपका सी, यानी कि ए और सी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है भाई कि विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्यों ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उदाहरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है यहाँ पर। सो यहाँ पे आंसर की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन बी आपका जैसे लिखा हुआ है विज्ञान परिवर्तनशील, बिल्कुल ये कह सकते हैं। और साथ में आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विज्ञान एक सामूहिक उद्यम भी है। ऑप्शन आपका बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर भाई, क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं भाई। परिकल्पना को नहीं परख सकता है, या फिर प्रतिरूपण के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर प्रतिरूपण को किसी कंप्यूटर परिकलन की आवश्यकता नहीं होती, या फिर लास्ट है आपका भाई वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4th बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर और यहाँ पे शिक्षक ने क्या किया है, कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को रिकॉर्ड अंकित किया। ठीक है, S1 और S2 का जो रिकॉर्ड है उसको अंकित किया है। S1 क्या है, ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है और ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। तो भाई यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, लाइक ये टीचर ने क्या किया है भाई, यहाँ पे इसको शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 और S2 को रिकॉर्ड किया हुआ है। रिकॉर्ड क्या किया है कि S1 एक तरीके से ऑक्सीजन ज्वलनशीलता का समर्थक है और ऑक्सीजन क्या है कि एक ज्वलनशील गैस है। तो ये चीज़ें क्या रही होंगी, ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला और ये S1 क्या है, अवलोकन किया होगा ना इन्होंने, प्रयोग क्लास में किया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ चले जाएंगे हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 66 है भाई, जो एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया है, एक होल कर दिया है। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, फिर उसने बोतल का ढक्कन कस करके बंद कर दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटा लेगी। तो उसमें क्या हो सकता है, छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम हो गया है, क्या इस तरह से होगा क्या। या फिर छेद में पानी से कहीं पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है, या फिर छेद से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक हो गया है। या फिर लास्ट ऑप्शन भाई कि छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। ठीक है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अगला है 67 और क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा भाई,
क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है कि बेकेलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वही दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और जो थर्मोसेटिंग होता है ना, यहाँ पे अगर ए देखोगे तो ये थर्मोसेटिंग हो जाएगा, और सी क्या है तो सी आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग्स वगैरह होती हैं ये एक तरीके से विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते हैं ना, प्लास्टिक्स होते हैं ये, जैसे हैंडल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं और स्विचेस वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है ना। और साथ में जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनसे बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर, भाई पदार्थ एक्स का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ वाई उत्पन्न करता है, वाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जेड बनाता है और यह परीक्षण किया गया कि वाई नीला लिटमस को लाल कर देता है। एक्स वाई और जेड के विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक्स एक अधातु है और वाई प्रकृति में अम्लीय और जेड कैसा है, वो भी अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, वाई प्रकृति में अम्लीय है और जेड भी आपका प्रकृति में कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 69 है और 69 क्या करें कि निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, जब सोडियम ब्रोमाइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करी जाती है तो क्या होता है भाई, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के दौरान यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसके दौरान क्या बनेगा भाई, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाता है यानी Cl बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में, यानी कि 15 दिसंबर को जो हुआ है आपका। और कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, अंतरतम क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता है और उसमें बिना जले मोम का वाष्प होता है। दूसरा हो जाएगा ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है, या फिर तीसरा हो जाएगा ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान ज्योतिहीन भाग और तापमान एक समान रहता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 71, तो एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों। ठीक है, और क्यों उपस्थित होता है, पहला है आपका कि वायु, क्योंकि यह विकिरण और चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है। वायु क्योंकि यह चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है। या फिर स्टील क्योंकि यह विकिरण और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकेगा, यानी कि रेडिएशन और जो भी कन्वेंशन होता है। या फिर निर्वात वैक्यूम जो होता है ना, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। ठीक है, वैक्यूम जो होता है ये प्रिवेंट करेगा एक तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन से। इस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जा सकते हैं। 72 की बात करेंगे भाई, तो 72 क्या है आपका कि बूझो जो है तांबे ऑब्लिक कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। ठीक है, क्या बनाना चाहता है भाई, वो एक परिपथ बनाना चाहता है तांबे और कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे वो क्या करेगा भाई, एनोड पे अशुद्ध तांबा कॉपर और कैथोड पे शुद्ध तांबा कॉपर और विलयन क्या होगा भाई, तो विलयन होगा आपका जल। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं भाई, हमेशा जो अशुद्धि होती है ना वो एनोड पर जाती है और जो शुद्धतम होती चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा कैथोड पर ही जाती हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है साइंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, 73 नंबर, यहाँ पे चीज़ें इस तरह से दी गई हैं आपको भाई। ऑप्शन क्या कहता है ना कि प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों x और y में प्रवेश करती है। ठीक है, एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों में प्रवेश करती है x और y में। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में A, B, C और D की पहचान करना है कि A क्या है, B क्या है, C और D क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में आवृत्ति में परिवर्तन, यहाँ तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो रहा है।
सो यहाँ पे सबसे सही आंसर आपका जो हो जाएगा ना, ए जो है जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी वृद्धि होती है, सी घटती है और डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। 74 का क्या है, तो भाई वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन ए में दाब बी और तापमान सी पर परिवर्तित हो जाती है तो डी कहलाती है ना। तो भाई उसे हम क्या कहेंगे, अगर हम एक ही बात करते हैं तो वो आपका कोयला होता है। जब कोयला काफ़ी उच्च दाब पर और तापमान, ठीक है, उच्च दाब और उच्च तापमान दोनों ही चीज़ें उच्च होनी चाहिए, हाई प्रेशर और हाई आपका टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद हमें लाइक एक तरीके से तो डी यानी कि कार्बनीकरण फिर वो कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो कोयला होता है ना, कई सौ सालों के बाद में लगभग 500,000 साल लगते हैं इसको बनने में, और ज़मीन के नीचे लगभग जब उच्च दाब और उच्च ताप की स्थिति बनती है उस तरह से फिर ये कार्बनाइजेशन की प्रक्रिया होती है और कोयले का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 75 नंबर, तो भाई मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने पीएच पात्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पात्र का रंग नीला कर देता है? कौन सा पीएच पात्र का रंग नीला कर देगा? साधारण नमक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सिरका, नींबू का रस, कौन कर देगा भाई, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसका फॉर्मूला होता है भाई MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। और जब भी पेट में, स्टमक में एक तरीके से एसिडिटी हो जाती है ना, तभी डॉक्टर हमें यही प्रेफर करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका जो नेचर है कैसा होता है भाई, इसका जो नेचर है वो आपका बेसिक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, तो फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसका चयन करेंगे? ठीक है, किन चीज़ों का चुनाव आप करोगे? तो अगर आप देखते हो ना कि लाइक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, थिकनेस और मेल्टिंग पॉइंट, क्या देखते हो भाई? तो मेल्टिंग पॉइंट, जब भी आप क्या बना रहे हो तो भाई फ्यूज चाहिए ना, तो फ्यूज के लिए किस तरह की चीज़ इस्तेमाल करोगे? बहुत ज़्यादा मोटा तार भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हो भाई। फ्यूज काम क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देने का, मतलब हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा लगा दोगे तो भाई इतनी ज़्यादा, अगर वो हाई लाइक जिस तरह की जितनी पावर की लाइट हमें चाहिए उसी तरह का फ्यूज़ भी लगाया जाता है कि इससे ज़्यादा अगर होती है तो फ्यूज कट हो जाता है तुरंत मेल्ट हो करके। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपका हाई रहेगा। ठीक है, वायर कैसा होना चाहिए, थिकनेस कैसा होना चाहिए, तो पतला होगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ना तो वो लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? लो होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, यानी कि चीज़ें जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, अगर एक फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो चीज़ें मेल्ट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, ताकि हमारे अदर अप्लायंसेस जो है वो बच जाए ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। 77 नंबर क्या कहता है भाई कि वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है भाई। पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन की यौगिकों का उद्ग्रहण करना, पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण, या फिर मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजन अपशिष्ट नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण कर पाना, या फिर कई जीवाणु जो बैक्टीरिया हैं नीले हरे शैवाल तथा शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो भाई पहला जो होगा आपका डी, उसके बाद हम सी की तरफ जाएंगे, सी के बाद ए और उसके बाद आता है आपका बी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखते हैं तो आपका बेहतर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे आते हैं 78 नंबर पे। तो भाई 78 नंबर क्या कहते हैं ना कि किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है, किस महीने में वाष्पन की दर जो है वो उच्चतम रहेगी। ठीक है, इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा कब रहने वाली है, हमने ये चार्ट के बेसिस पे चीज़ें बतानी है ना। और इवेपोरेशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर सबसे हाई होगा, और सिर्फ यहाँ पे हमें टेम्परेचर ही देखना है ना। अगर आप टेम्परेचर देखोगे, तापमान देखोगे, तो सबसे ज़्यादा कब हाई है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे भी 26 है, यहाँ 27 है, यहाँ पे 29 है ना। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तभी इवेपोरेशन का प्रोसेस भी सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड
परफेक्ट हो जाएगा। 79 की बात करते हैं तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है, ठीक है, कौन सा बेहतर हो जाएगा? तो हम आंसर देखते हैं 4, परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं, यानी कि सीडलिंग आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, उसके बाद ही सीड्स वगैरह डेवलप होते हैं ना। 80 की क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए सत्य नहीं है, ठीक है, गलत कौन सा है हमें वो बतानी है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी होती हैं। भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाह्यस्रावी जो होती हैं वो हार्मोन्स नहीं, वो भाई डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं ना उनको फ्लो करते हैं, जो कि अंतःस्रावी होते हैं उनमें हार्मोन फ्लो होता है। अग्न्याशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों के द्वारा हार्मोन का स्राव करती हैं? नहीं, वाहिनियां नहीं होती हैं, ये ओपन होती हैं, ठीक है, कोई वाहिनियां इसमें नहीं होती हैं, और यही गलत पूछा गया था, यही आपका हो भी जाना चाहिए ना। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी है, बिल्कुल भाई, एक मटर के दाने के बराबर, एक छोटे से मटर के दाने, ये तो मैंने फिर भी बड़ा बना दिया, ठीक है। आप सर का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें छोटू सा, बहुत ही छोटू सा आपको दिखेगा, और ये इसे ही हम एक तरह से भाई क्या कहते हैं, पीयूष ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी के हर एक चीज़ को, हमारे कलर, स्किन का कलर क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी ग्रोथ कितनी होगी, सेक्सुअल हार्मोन्स कई सारे हैं जो इसी पे डिपेंड करते हैं ना, तो मास्टर ग्लैंड ये होती है। फिलहाल यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अदर क्वेश्चन पे आते हैं 81 पे। सो एसोसिएशन रीजन का हो जाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है। सो वन नाशन यानी कि वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वन कटाई से जल की अंतः स्यंदन दर घट जाती है, अंतः स्यंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, तो बिल्कुल कह सकते हैं भाई पेड़ की कमी हर एक चीज़ को प्रभावित कर देती है ना। तो फिलहाल हम देखें तो स्टेटमेंट्स तो अपने जगह दोनों परफेक्ट हैं, स्टेटमेंट्स तो दोनों सही आ रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन वो गड़बड़ कर रहा है कहीं ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो 3 है वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्या कहता है भाई, यहाँ पे हमें मिलान करना है ग्रुप ए और ग्रुप बी है, जो कि अच्छा ग्रुप ए और ग्रुप बी इस तरह से चीज़ें दी गई हैं, ओके। सो 3 आयताकार कांच की पट्टियाँ, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब, एक डिस्क, और समूह बी क्या कहता है भाई कि 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता या बॉक्स, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि उपयुक्त सामग्रियों के समुच्चय के उपयोग से समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से ओके बनाए जा सकते हैं, हमें वो बताना है। पहला इन्होंने दिया है पेरिस्कोप, अगला भी पेरिस्कोप है, पिन होल कैमरा बना सकते हैं, कैलाइडोस्कोप या फिर न्यूटन की डिस्क या फिर पेरिस्कोप, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो भाई ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड बेहतर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेकंड आपका पे बेहतर होगा। 83 नंबर क्या कहता है भाई कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से भाई जैसे लैक्टोबैसिलस ना वो हमारे लिए लाभकारी होता है, कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। औषधियाँ बनाना भाई, औषधियाँ बनाना या फिर जैविक अपशिष्टों का अपघटन करना, मृदा की उर्वरता बढ़ाना में वृद्धि करना, या फिर घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करना, प्रिजर्वेशन। भाई क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से पढ़ते हैं, दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीव, अच्छा ठीक है, नहीं है, तो लाभदायी नहीं है। लाभदायी मीन्स टू से जिसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। किसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भाई मेडिसिन बनाने में किसी भी जीवाणु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी जैविक अपशिष्ट आपका अपघटन करना हो या फिर मृदा की उर्वरकता बढ़ाना हो तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, और घरों में परिरक्षण के लिए भी, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। 84 नंबर में भाई क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, भाई सबसे कम है तो यही कुछ पॉजिटिविटी से आ नहीं रही, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा ना। 85 की बात करते हैं तो मेढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है ना, तो वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो भाई थायरॉक्सिन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा। 86 की बात करेंगे
एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है भाई? कौन सी वैकल्पिक धारणा यहाँ पे नहीं है? तो लास्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम चलते हैं कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना उपचयन ऑक्सीकरण है, यानी कि एडिंग ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो भाई जो नहीं है यही ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 87 में क्या है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता को निरूपित करता है एक तरीके से, ठीक है। साइंटिफिक एनोलॉजी कौन सी हो जाएगी? पहला है बैटरी फ्लैश लाइट के लिए वैसे ही है जैसे कि हेडलाइट कार के लिए होता है, ओके। और विशुद्ध शून्य नहीं भाई, ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। सूत्र कणिका यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, वो कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, ये भी सही है। वैज्ञानिक सादृश्य को निरूपित करता है ना, ईंधन आग की तरह जलता है ना, जो फ्यूल है बोन्स लाइक अ फायर। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ईंधन आग की तरह जलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। 88 क्या कहता है ना कि एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा का पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच संबंध को समझाना चाहती है, बिल्कुल। विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना चाहती है, हो सकता है। और सी क्या कहता है कि परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को प्रोत्साहन देना चाहती है भाई, ठीक है। जो भी एक तरह से परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है तो ऐसा तो नहीं करना है, ठीक है, प्रोत्साहित नहीं करना है इन सब चीज़ों में। उसकी हानियाँ ज़रूर बता सकते हैं ना। समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना, अवबोध कराना, बिल्कुल। तो ए, बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी 4 में आपको नज़र आ रहा है ना। तो 89 नंबर क्या है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा भाई। वैज्ञानिक विधि परिघटना के संबंध में सौंदर्य परक अथवा मूल्य संबंधी निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करता, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए कि बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। विज्ञान कैसा है? अस्थायी है, टेंटेटिव है, ठीक है। विज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता है, ठीक है। वक्त के साथ और लोगों की परिभाषाओं के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, उनके रिसर्च के साथ में ना। तो ये 30 क्वेश्चन साइंस के हमने डिस्कस कर लिए। आपका क्या स्कोर रहा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस में आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अदर आंसर्स की इसको भी ज़रूर देखिएगा ना। थैंक यू एवरीवन।